हिंदुस्तान अखबार, शुक्रवार 19 जून 2026। विवेक काटजू का लेख है, इन दिनों बाद राहत की सांस ले रही दुनिया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपनी पार्लियामेंट में घोषणा की थी कि ईरान और अमेरिका जेनेवा में पाकिस्तानी मेजबानी में सहमति पत्र दस्तखत करेंगे, मगर एक नाटकीय अंदाज में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस में यूरोपीय नेताओं की मौजूदगी में इस सहमति पत्र पर बीते बुधवार को हस्ताक्षर कर दिया। उधर तेहरान ने इस सहमति पत्र के फारसी तर्जुमे पर ईरानी सदर मसूद पेजेशकियान ने दस्तखत किए। जैसे ही ये हस्ताक्षर हुए, दुनिया ने राहत की सांस ली, क्योंकि ईरान युद्ध के कारण विश्व भर में जो ऊर्जा संकट पैदा हुआ था वह अब आहिस्ता आहिस्ता दूर हो सकेगा और सामान्य स्थिति बहाल हो सकेगी। हाँ, यह जरूर है कि इस सहमति पत्र को 60 दिनों के अंदर एक समझौते में डालना होगा, जिसके लिए दोनों देशों में संभवतः 19 जून से बातचीत शुरू होगी। अमेरिका के लिए हम इस बातचीत का मकसद यह है कि उसे तेहरान की तरफ से पूर्ण गारंटी मिले कि ईरान अपने वादे के मुताबिक परमाणु हथियार बनाएगा और इसके तहत उसे यह हक हासिल है कि नागरिक उद्देश्य के लिए वह परमाणु संवर्धन कर सकता है। अब जो दोनों देशों में बातचीत होगी वह बहुत से जटिल होगी और इसमें रुकावटें भी सामने आ सकती हैं। मुमकिन है अगले 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौता ना हो सके, लेकिन ईरान और ना ही अमेरिका फिर से युद्ध छेड़ना चाहेंगे। स्पष्ट है, यह सहमति पत्र इजराइल और ख़ास तौर से उसके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए विश्व के प्याले से कम नहीं है जो उन्हें पीना पड़ा है। ऐसे में अब नेतन्याहू की यह कोशिश होगी कि अमेरिकी और ईरान की अंतिम संधि में जितनी रुकावटें वह डाल सकते हैं डालें। बहरहाल, बुधवार को हस्ताक्षरित सहमति पत्र से यह साफ जाहिर है कि ईरान ने, जिसने इस जंग में भीषण तबाही झेली है, एक मुख्य लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। इस्लामिक क्रांति के बाद अमेरिका का हमेशा से ही यही लक्ष्य रहा है कि तेहरान में सत्ता परिवर्तन ही नहीं किया जाए, बल्कि ईरानी सिस्टम को, जिसे विलायते फकीह कहते हैं, समाप्त कर दिया जाए। चाहे ये विरोधी ईरान के भीतर रहते हों या उसके बाहर, उन्हें पश्चिम द्वारा हर तरह की मदद मुहैया कराई गई है। इस साल की जनवरी में आर्थिक तंगी की वजह से ईरानी जनता बेहद पीड़ित थी और रोष में वह सड़कों पर उतर आई थी। तब अमेरिकी राष्ट्रपति ने उसके नाम यह पैगाम तक दिया था कि धैर्य रखें, हम आपकी सहायता के लिए आ रहे हैं। इसका तात्पर्य साफ था कि वह विलायते फकीह सिस्टम को समाप्त करके एक नया सिस्टम ईरान में गठित करना चाहते हैं। कुछ हद तक खाड़ी देश भी, जिनमें संयुक्त अरब अमीरात सबसे प्रमुख हैं, यही चाहते थे कि कुछ जानकारों का मानना है कि नेतन्याहू ने राष्ट्रपति ट्रंप को इस बात के लिए कायल किया था और इस तरह सिस्टम के साथ साथ सत्ता में भी तब्दीली हो जाएगी। हुआ इसके विपरीत। हम सब जानते हैं जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर युद्ध थोपा तो सिस्टम विरोधियों का भी राष्ट्रवाद वहां जाग गया। इस सहमति पत्र में दोनों देशों ने साफ जाहिर किया कि वे दूसरे देश के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देंगे। इससे यह साफ जाहिर है कि अगर अंतिम दौर में यह बात संधि में बदली तो फिर अमेरिका के पास विलायते फकीह सिस्टम को खत्म करने का कोई वैध कारण नहीं रह जाएगा। इन सबके इजराइल को गहरा धक्का लगा, क्योंकि उसके और ईरानी सिस्टम के बीच घोर दुश्मनी है और वह दुश्मनी हाल फिलहाल खत्म नहीं होगी। अमेरिका ने सहमति पत्र में स्पष्ट किया है कि वह ईरान के पुनर्निर्माण में कोई बाधा नहीं डालेगा। उसने यह भी संकेत दिया है कि ईरान को जो धनराशि जब्त की गई है वह जारी कर दी जाएगी और अमेरिका व संयुक्त राष्ट्र द्वारा उस पर आयत पाबंदियां हटा ली जाएंगी। अगर यह सब हुआ तो ईरान का प्रभाव पूरे क्षेत्र में मजबूत हो जाएगा।
इराक के शिया गुटों को पहले जैसा समर्थन नहीं देगा। यदि ऐसा हुआ तो पश्चिम एशिया की राजनीति व सामरिक रणनीति पर भी इसका असर पड़ेगा। भारत के साथ साथ दक्षिण एशियाई देशों के लिए पश्चिम एशिया के देश ऊर्जा ही नहीं, व्यापार के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। उनमें दक्षिण एशिया के 2 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। ऐसे में इस युद्ध का अंत दक्षिण एशियाई देशों के लिए बहुत मायने रखता है। भारत समेत दक्षिण एशियाई मुल्कों की अर्थव्यवस्था भी खासा प्रभावित हुई है। उर्वरक व रेमिटेंस की कमी होने लगी थी। ऐसे में यदि यह हम सहमति पत्र समझौते में तब्दील होता है तो यह हमारे लिए राहत की बात है। इस युद्ध के दौरान पाकिस्तान की भूमिका पर देश के काफ़ी टिप्पणियाँ हुई। यद्यपि अंत में इस्लामाबाद को वह प्रमुख भूमिका नहीं मिली जिसका वह बहुत इच्छुक था। फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान और कई अरब देशों के मध्यस्थता की है। अमेरिका व अन्य देशों में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल व सेना प्रमुख असीम मुनीर का रोल ज़्यादा बड़ा है। इसका पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत पर असर पड़ेगा। इस युद्ध का बहुत बड़ा निष्कर्ष यह है कि कोई भी देश लॉ ऑफ द सी का उल्लंघन नहीं कर सकता। हाँ, ईरान ने युद्ध रणनीति के तहत हॉर्मुज़ जलमार्ग को बंद किया, मगर वह भी जानता है कि युद्ध खत्म हुआ तो वह ना तो टोल वसूल कर सकेगा, ना ही फी लगा सकेगा। कोई भी देश आज़ादी से वहाँ से गुजरने का अपना अधिकार नहीं छोड़ेगा। अगला लेख है पुनर्परीक्षा की तैयारी। देश में पहली बार मेडिकल परीक्षा के लिए युद्ध स्तर के इंतजाम किए गए हैं। यह अब इतिहास में दर्ज हो गया है कि भारतीय वायुसेना के विमानों ने कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र को 18 क्षेत्रीय केंद्रों तक पहुंचाने के लिए 4 दिन में 200 से अधिक उड़ानें भरी हैं। पहली बार एनटीए अर्थात राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने छात्रों व अभिभावकों को विश्वास में लेने के लिए मार्मिक अपील जारी की है। पहली बार किसी परीक्षा या पुनर्परीक्षा पर इतने लोगों और देशों की निगाह है। पहली बार एक मोबाइल ऐप टेलीग्राम की सेवा को पुनर्परीक्षा की वजह से निलंबित किया गया है। देश में बड़ी संख्या में छात्र या युवा डॉक्टर बनने के लिए लालियत रहते हैं और इस पुनर्परीक्षा में करीब 22 लाख छात्र भाग लेंगे। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि रविवार 21 जून को देश भर में 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में यह पुनर्परीक्षा बिना किसी शिकायत के संपन्न हो जाए। सरकार के स्तर पर यह तैयारी सत्कर्ता स्वागत योग्य है। वास्तव में भारत एक विशाल आबादी वाला देश है जहां लाखों विद्यार्थी एक साथ परीक्षा देंगे। पूरे साल कोई ना कोई बड़ी परीक्षा देश में चलती ही रहती है। परीक्षाओं की तैयारी बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन नीट यूजी की पिछली परीक्षा ने जिस तरह से परीक्षा तंत्र को शर्मसार किया वह किसी से छिपा नहीं है। यही कारण है परीक्षा के लिए जिम्मेदार लोग फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। सत्कर्ता यहाँ तक कि एक सोशल ऐप टेलीग्राम की सेवाओं को भारत में 22 जून तक के लिए रोक दिया गया है। आरोप है पेपर लीक में टेलीग्राम का ही इस्तेमाल हुआ था और उसने आंशिक प्रतिबंध संबंधी सरकार के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है, क्योंकि एक परीक्षा और प्रतिबंध की वजह से टेलीग्राम 15 करोड़ उपभोक्ताओं को सचमुच परेशानी हो रही है। यह गौर करने की बात है साइबर अपराध में टेलीग्राम का इस्तेमाल बड़ा है। टेलीग्राम पर 2 लाख सदस्यों वाला ग्रुप भी बनाया जा सकता है और उपभोक्ता अपना फ़ोन नंबर बताए बिना भी बातचीत कर सकते हैं। आलोचकों का कहना है कि इन्हीं विशेषताओं के चलते टेलीग्राम धोखेबाजों का पसंदीदा सोशल मंच बन जाता है। यह टेलीग्राम को ज़्यादा जिम्मेदार का परिचय देना चाहिए और एजेंसियों के साथ पूरा तालमेल बिठाकर चलना चाहिए। बेशक पुनर्परीक्षा से छात्रों और अभिभावकों को परेशानी हो रही है और सरकार भी अपने स्तर पर सुविधा देने की पूरी कोशिश कर रही है। एनटीए बार-बार छात्रों को आश्वासित कर रहा है। समस्या यह है कि परीक्षा होगी या नहीं, इसे लेकर अभी भी अफवाहें उड़ाने वाले कम नहीं हैं। देश में एक जमात ऐसी है जिसे दूसरों की तकलीफ की कोई चिंता नहीं है।
स्वार्थ के वशीभूत होकर के ही चंद लोग पेपर लीक को अंजाम देते हैं, लेकिन अब ऐसे लोगों को कभी भी मौका नहीं मिलना चाहिए। परीक्षा तंत्र से जुड़ा एक अधिकारी कर्मचारी सतत निगरानी में होना चाहिए। परीक्षा पर विश्वास की जो धज्जियां उड़ी हैं, उसकी भरपाई सरकार उचित ही कड़े कदमों से कर रही है। छात्रों का उत्साह और मनोबल बढ़ाने की हर संभव कोशिश होनी चाहिए। पुनर्परीक्षा केंद्रों पर छात्रों की सुविधा सहूलियत का कुछ अधिक उदारता से ध्यान रखना होगा, ताकि पुनर्परीक्षा का तनाव उन पर हावी न होने पाए। अगला लेख है फूट की नींव पर। पटना में किसान मजदूर प्रजा दल का जन्म हो गया और समस्त देश से जो कौतूहल प्रेमी तथा साक्षी वहां एकत्र हुए थे, वे विसर्जित हो गए। काश कहीं यह सुनने को मिल सकता कि जिन्होंने उसे जन्म दिया, उनकी प्रसव वेदना मिट गई है। किंतु उल्टा समाचार यह है कि प्रोफेसर रंगा और पश्चिम बंगाल के 60 प्रतिनिधि सम्मेलन में अलग हो गए हैं। आश्चर्य न हुआ कि यदि शीघ्र ही किसी नए दल के प्रसव की सूचना प्राप्त हो जाए। आचार्य कृपलानी ने सम्मेलन में भावना क्रम से कभी जली कटी और कभी बुद्धिमत्तापूर्ण अनेक बातें कही। कहीं बुद्धिमत्तापूर्ण बातों में इस चेतावनी की का स्थान बहुत ऊंचा है, उनकी जय के नारे ना लगाए जाएं। उन्होंने कहा, आपने दिल खोलकर बहुत से लोगों को की जय 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 के नारे लगाए, आज उन्हें ही आप काले झंडे दिखाते हैं और गाली देते हैं। कृपया मुझे उनके साथ सम्मिलित ना कीजिए। मुझे बहुत अच्छे लोग अधिकार के आसनों पर बैठे और उन्होंने आपको धोखा दिया। आप क्या जाने कि मैं आपको धोखा ना दूंगा। जब तक मनुष्य मर ना जाए, उसकी प्रशंसा मत कीजिए। भारतीयों के व्यक्ति पूजक स्वास्थ्य स्वभाव के लिए यह एक अच्छी चेतावनी है। ब्रिटेन की जनता ने चर्चिल जैसे परखे हुए वीर को शांति काल में सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया। यह जनता की व्यवहारिक बुद्धि का बहुत बड़ा उदाहरण है। आचार्य आचार्य कृपलानी ने कहा कि मैं चुनावों के विजय का आकांक्षी नहीं हूँ। मैं तो देश के कुछ प्राण फूंकना चाहता हूँ, कुछ आशा जागृत करना चाहता हूँ, जिससे लोग यह ना समझ लें कि आशा के लिए अवकाश शेष रहा ही नहीं। यह नम्रतापूर्वक पूछना चाहते हैं कि बाबा, क्या इसका ये सही सुपथ और ढंग था? जब कांग्रेस संगठन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता थी, तब उसके अंदर रहकर उसे सुधारना और उसके द्वारा उचित कार्य कराना अधिक कल्याणकारी होता है। जब देश संकट में है और उसमें एकता तथा सद्भावना का महत्व सर्वोपरि है, तब आपका कुछ विद्रोहियों को संगठित करके स्वयं विद्रोह का कर बैठाना उसे उचित माना जा सकता है। आपके साथ जो लोग हैं, उनमें से कितने छाती पर हाथ रखकर निस्वार्थ देशभक्ति का प्रमाण दे सकते हैं? हर्ष वी पंत का लेख है, फ्रांस में मोदी ट्रंप द्विपक्षीय बातचीत के मायने। फ्रांस के विख्यात के एवियन लेस पेंस में G7 की बैठक में इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच द्विपक्षीय बैठक भारत अमेरिकी संबंधों के बदलते दौर का प्रमाण है। 16 महीने बाद दोनों नेताओं के आमने सामने इस मुलाकात से न केवल आपसी भागीदारी मजबूत हुई है, बल्कि हाल के दिनों में सामने आई चुनौतियां भी उजागर हुई हैं। बातचीत में दोनों देशों के संबंधों का दायरा बढ़ा है। हालांकि कोई इसमें बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाई, पर बातचीत जारी रखने की इच्छा यही बताती है कि दोनों सरकारें व्यापक रणनीति साझेदारी को बनाए रखने में आर्थिक संबंधों के महत्व को समझती हैं। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब ट्रंप प्रशासन की विदेश नीति को लेकर भारत में बेचैनी बढ़ रही है। भारत अमेरिका को अपना सबसे अहम रणनीतिक साझेदार मानता है, पर समझौते और साझेदारियों के प्रति ट्रंप प्रशासन को मोल भाव वाली नीति रहती है। उस पर भी अचानक पलटी मार जाने की उसकी आदत ने भारतीय नीति निर्माताओं को उसके प्रति शंकालु बना दिया है। हॉर्मुज़ जलमार्ग में अमेरिकी नौसेना के हमलों में भारतीय मूल की नाविकों की मौत से इस चिंता की
चिंता को और बढ़ा दिया है। अमेरिका ने से रणनीतिक सहयोग होने पर विदेश में भारतीय नागरिकों के हितों की सुरक्षा होगी। कुछ अमेरिकी सैन्य व प्रशासनिक संदर्भों में हिंद प्रशांत शब्द की जगह पुराने पैसिफिक कमांड नाम पर लौटने जैसी खबरों ने भी भारत का ध्यान खींचा है। नई दिल्ली के लिए हिंद प्रशांत की अवधारणा सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि यह क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बनाने में भारत की भूमिका दर्शाती है। इस ढांचे में किसी बदलाव से यह चिंता पैदा होती है कि कहीं वाशिंगटन की मंशा भारत की भूमिका कम करने की तो नहीं है। वह हाल के द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग की नींव को कमजोर करना तो नहीं चाहता है। ऐसे में मोदी ट्रंप मुलाकात की अहमियत और बढ़ गई है। समुद्री सुरक्षा और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर प्रधानमंत्री मोदी का जोर यह दिखाता है कि नई दिल्ली यह सुनिश्चित करना चाहती है कि तत्कालिक चिंताएं व्यापक रणनीति के नीचे दबने ना पाए। अपनी तरफ से ट्रंप प्रशासन ने साझेदारी के प्रति अमेरिका का भरोसा दिलाया है। दोनों नेताओं ने उभरती और दीर्घकालिक चुनौतियों पर भी विचार विमर्श किया, जिनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आपूर्ति श्रृंखला, ऊर्जा सुरक्षा, निवेश और वैश्विक आर्थिक विकास शामिल है। एजेंडे की व्यापक बताती है कि भारत अमेरिका साझेदारी केवल पारंपरिक सुरक्षा चिंताओं के तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें तेजी से ऐसे मुद्दे शामिल हो रहे हैं जो भविष्य की वैश्विक व्यवस्था को आकार देंगे। इस बैठक में भारत में कई मकसद सधे हैं। उसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ग्लोबल साउथ की चिंताओं और आकांक्षाओं रखने का मौका मिला है। साथ ही क्षेत्रीय स्थिरता में उसकी भागीदारी पुख्ता हुई। इन चर्चाओं ने आर्थिक साझेदारियों की विविधता लाने और कई तकनीक आपूर्ति श्रृंखला के बीच बेहतर समन्वय बनाने की नई दिल्ली की कोशिशों को भी आगे बढ़ाया। हाल ही की घटनाओं ने याद दिलाया कि साझेदारियों के लिए ध्यान और राजनीतिक भरोसे की जरूरत होती है। सबसे अहम बात है, इस बैठक ने राजनीतिक नेतृत्व का स्थायी महत्व को रेखांकित किया है। मोदी ट्रंप द्विपक्षीय बैठक का महत्व तत्कालिक नतीजे में नहीं, बल्कि इसके रणनीतिक संदेश में छिपा है। इसका मकसद दोनों पक्षों का यह भरोसा दिलाना है कि हाल में उभरे कुछ मतभेद उस रिश्ते को बेपटरी नहीं कर सकेंगे, जो उनके संबंधित भू राजनीतिक हिसाब किताब के लिए अहम है। इससे यह सच्चाई भी उजागर हुई है कि भले ही भारत अमेरिका संबंध ढांचागत रूप से गहरे होते जा रहे हों, लेकिन उम्मीदों का बेहतर प्रबंधन और विश्वसनीयता व भरोसे से जुड़ी चिंताओं को दूर करना इस द्विपक्षीय साझेदारी को टिकाऊ बनाए रखने में महत्वपूर्ण होगा। सद्गुरु जग्गी वासुदेव जी का लेख है, जिम्मेदारी लेना सीखिए। डिग्री हासिल करके एक डॉक्टर ने अपनी सेवा शुरू की थी कि उसके पास कुछ लोग अपने एक परिजन रोगी को लेकर आए। रोगी की हालत इतनी नाजुक थी कि 2 मिनट की देरी होने पर प्राण जोखिम में पड़ जाते। डॉक्टर ने सावधानी पूर्वक जांच पड़ताल करके रोग को पहचाना और उसका निदान ढूंढ लिया। उन्होंने रोगी का आवश्यक इलाज किया। 2 दिन में वह रोगी उठकर बैठ गया। हफ्ते भर में उठकर चलने लग गया। डॉक्टर ने परिजनों से कहा, जब आप लोग इन्हें मेरे पास लेकर आए थे, यह मृत्यु के कगार पर थे। किसी अन्य डॉक्टर के पास ले गए होते तो यह बच नहीं पाते। मैंने इन्हें प्राण दिए हैं। लोगों की भलाई इनका ध्येय था। अगले दिन उनके पास कोई और रोगी लाया गया। उसकी हालत भी चिंताजनक थी। जरा सा विलम्ब होता तो जान खतरे में होती। डॉक्टर ने बड़े ध्यानपूर्वक बीमारी का अध्ययन किया और उचित इलाज भी किया, लेकिन उस रोगी का देहांत हो गया। अब वह डॉक्टर क्या कहता, देखा ना, मैंने कितने अद्भुत ढंग से उन्हें ऊपर भेज दिया। या फिर यह कहता कि ईश्वर की मर्जी यही थी, या इस रोगी का दुर्भाग्य यही था कि मेरे पास लाने में देरी कर दी गई। अगर काम मन माफिक पूरा हो तो मैंने किया कहकर उसका श्रेय ले लेंगे। नतीजा उल्टा निकल जाए तो कहेंगे इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। सफलता मिलने पर श्रेय लेने के लिए फौरन तैयार होने वाला हमारा मन चूक होने पर भी इसी चक्कर में घूमता है कि असफलता की जिम्मेदारी किस पर डालें।
ज़िंदगी के दौर में जब भी जीत मिले, आप दावा करते हैं कि इसका श्रेय मुझे मिलना चाहिए। यही यही ना, अब मैं आपसे यही सवाल करता हूँ कि आपके इच्छानुसार काम नहीं हुआ तो उसकी ज़िम्मेदारी लेने को क्या आप बेहिचक तैयार हैं? जब आप महसूस करेंगे कि काम की असफलता के लिए आप ज़िम्मेदार हैं, तभी उस काम को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के तरीकों से में आप क्षमता अर्जित कर सकेंगे। यदि अपनी क्षमता के लिए आप ज़िम्मेदार हैं, तो क्षमता की कमी के लिए कौन है? आप ही हैं ना। आप इच्छा करते हैं कि कल मुझे फला व्यक्ति की तरह होना चाहिए, मेरी ज़िंदगी इस रूप में बदलनी चाहिए। यदि आप मौजूदा स्थिति में के लिए स्वयं को ज़िम्मेदार ना मानेंगे, तो कल क्या बनना चाहिए? इस कल्पना को कैसे रूप में दे सकते हैं? इसलिए सच सच बोलिए, चाहे आपके जीवन का परिवेश अच्छा बुरा कैसा भी हो, क्या आप इसके लिए पूर्ण रूप से ज़िम्मेदारी लेने को तैयार हैं? यदि आपका उत्तर है हाँ, मैं ही हूँ, तो निश्चय ही आपने सफलता के पथ पर एक ज़बरदस्त कदम उठाया है। आज के सारे लेख पूरे हो गए।